हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का दूसरा सेट। पहला सेट मैंने परसों अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखिए। एंड इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पिछला वीडियो जो हमारा था वो था जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वहाँ पर हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सभी के प्रश्न देखे थे। यहाँ इस वीडियो में आपको सिर्फ मिलेगा करेंट अफेयर्स। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड आपको देखो प्रश्न जो है बहुत अच्छे यहाँ पर कराए जाएंगे, एमसीक्यू के रूप में कराया जाएगा। एंड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स उस प्रश्न से बनेंगे उस सबको कवर कराऊंगा मैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इंडेक्स से रिलेटेड। पूछा जा रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40वें स्थान पर रहा है भारत। तो याद रखिएगा। अच्छा, इंडेक्स का अगर आपको प्रश्न आते एग्जाम में तो देखो मेनली हमें इंडेक्स से पता क्या क्या होना चाहिए। पहले तो भारत की रैंकिंग पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा ये पता होना चाहिए कि टॉप किस देश ने किया। एंड इस इंडेक्स को जारी या फिर रिलीज कौन करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो भारत जो है 40वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, यूएसए नंबर 2 पे एंड स्वीडन जो है नंबर 3 पे रहा है। एंड भारत की बात करें 2021 की रैंकिंग तो वो था 46वां। एंड इसे रिलीज करता है विपो। विपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1967 को। एंड करंट में डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टांग, याद रखिएगा, या फिर टांग बोल सकते हो आप। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को देखते हैं जो 2022 में जारी हुए हैं एंड आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, जिसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, दोनों मिलकर करते हैं। भारत की रैंकिंग इस बार रही है 107 यहाँ पर। टॉप पे जो है देश वो रहा है बेलारूस, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें 2022 की तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की यहाँ पे रैंकिंग रही है 135वां, 135। टॉप पे रहा है आइसलैंड। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 की बात करते इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत की रैंकिंग रही है यहाँ पर 37th। एंड टॉप पे रहा है डेनमार्क। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसे जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, या फिर रिपोर्टर्स होता है शायद, हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो जारी करता है। भारत की रैंकिंग रही 150वां, 150। एंड टॉप पे रहा है नॉर्वे देश। ये देखो आगे है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, ये 2022 में जारी हुआ है वैसे। तो बात करें इसे जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी से जारी करता है। भारत की रैंकिंग यहाँ पे रही है 132। टॉप पे देश रहा है स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा सारे इंडेक्स जितने भी है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। पूछा जा रहा है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज इसका नाम है युद्ध अभ्यास। देखो एक्सरसाइज है एंड इसका खुद ही नाम है युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है पूछा जा रहा है आपसे। तो युद्ध अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे भारत और अमेरिका करते हैं, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। बात करें यहाँ जो 2022 में जो एडिशन था वो कौन से नंबर का एडिशन था, 18वां एडिशन था ये। कहाँ पर आयोजित हुआ 2022 का युद्ध अभ्यास, इंडिया और यूएसए वाला, ये आयोजित हुआ है उत्तराखंड में। वज्र प्रहार एक युद्ध अभ्यास है जिसे इंडिया एंड अमेरिका ही करते हैं। ये इस बार कहाँ पर आयोजित हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। बात करें यहाँ पर हम धर्मा गार्डियन की, तो ये जो है इंडिया एंड जापान के बीच में आयोजित होता है। इस बार जो है कर्नाटक में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। एंड संप्रीति 10 की बात करें तो संप्रीति जो है युद्ध अभ्यास का नाम है एंड 10वां इसका एडिशन हुआ है। तो ये किस किस देश के बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पाल आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो पाल वेटलैंड्स था पहले ये, जिसे अब रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है किस राज्य का है ये। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम का है ये, याद रखिएगा पाल वेटलैंड्स। बात करें रामसर साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो देखो अब टोटल हमारे देश में कितने रामसर साइट्स हैं, 75 कंप्लीट हो गए हैं, याद रख लेना। बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है हमारे देश के, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। कितने हैं, 14 हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट भारत में कौन सा है, वो है सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट जो है वो है रेणुका वेटलैंड्स जो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पूरे विश्व में कहाँ पर है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम में। टोटल कितनी संख्या है इसकी, 175। बात करें हम रामसर कन्वेंशन जो है ट्रीटी है उसे साइन कब किया गया था, 2 फरवरी 1971 को। एंड 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2022 की थीम रही है
वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखो जो 12 अगस्त 2022 को जो 11 वेटलैंड्स ऐड हुए, जिसे जोड़कर जो है 75 टोटल हो गए हैं, वो उन सभी के यहाँ पे नाम में लिखे हुए हैं, तो कुछ आप याद रख सकते हो, जैसे कि यशवंत सागर है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये देखो थेन क्रिक जो है वेटलैंड से कहाँ पर है, महाराष्ट्र में जो है, सबको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो एक बार लिस्ट आप कंप्लीट देख लेना खुद से, ठीक है, सबको पढ़ना है, छोड़ना नहीं, एक को भी नजर एक बार डाल लेना है, ठीक है। आगे प्रश्न है यहाँ पर ज्वालामुखी से पूछा जा रहा है कि सकुराजिमा जो वॉल्केनो है, ये हाल ही में जो है खबर में रहा है, न्यूज में रहा है, किस देश में स्थित है ये, तो ये जो है किस देश में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान में है सुकाराजिमा वॉल्केनो। एंड यहाँ पे बात करें कुछ एक्टिव वोल्केनोज की जापान की, तो एक यहाँ पर देखो माउंट फुजियामा है, ये जापान में ही है। अच्छा, ये जो सुकाराजिमा जो ज्वालामुखी है ना, ये कौन सा आइलैंड पे है जापान के, क्यूसी आइलैंड पे, क्यूसू आइलैंड पे है, ठीक है। अच्छा, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वह कौन सा आइलैंड पे है, तो वो जो है वो होन्सू आइलैंड पे है, पता होना चाहिए आपको। चलो आप मुझे जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम अभी लिख कर बताओ, करंट में कौन है जापान के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर देखो कराकाताऊ वोल्केनो है जो कि इंडोनेशिया का है, याद रख लेना। बात करें माउंट मेरापी की, तो ये भी इंडोनेशिया में ही है, जावा आइलैंड पर है। बुलूसान वोल्केनो की बात करें तो यह भी हाल ही में न्यूज में था, फिलीपींस में है ये, याद रखिएगा, ये सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। माउना लो की बात करें तो हवाई आइलैंड पे लोकेटेड है ये, एंड हवाई आइलैंड जो है किसका पार्ट है, तो यूएसए का ये पार्ट है, पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि सुरेश एन पटेल को जो है किस संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये जो है हमारे जो है करंट में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, ठीक है। तो कहाँ पर नियुक्त हुए ये, ऑप्शन बी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, याद रखिएगा। एंड सुरेश एन पटेल के बारे में मैंने बता दिया, इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, सॉरी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे नीचे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। करंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन है भारत के, वो हैं यूयू ललित, जो कि 49 नंबर के हैं, याद रख लेना। इनसे पहले रमन साहब थे। एंड आगे जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनका नाम आगे रखा गया है, तो वो है चंद्रचूड़ साहब, पता होना चाहिए आपको। सीबीआई के डायरेक्टर जनरल की मैं बात करूँ तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल, पता रखिए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखो यहाँ पे सारे मैंने कवर किए हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको कवर किया है, वैसे तो बहुत सारे हैं, उनको धीरे धीरे मैं सबको कवर कराऊंगा। डीआरडीओ के चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत, जिस सतीश रेड्डी की जगह पे आए हैं ये। बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बन गए रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली की जगह पर आए हैं। इंडिया के जो न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है यूनाइटेड नेशन में, इनका नाम है रुचिरा कंबोज, याद रख लेना। एंड नीति आयोग के करंट में सीईओ कौन है, तो वो है परमेश्वरन अय्यर। एंड बात करें वाइस चेयरमैन की नीति आयोग की, तो वो कौन बने हैं, सुमन बेरी, उनका भी नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टेशन कहाँ खोला गया है, सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन। बात करें यहाँ पर गुरुग्राम में जो भारत का पहला क्या क्या हुआ है, वो देखो, तो इंडिया का पहला हेली हब खुला है गुरुग्राम में ही। इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम जो है ये भी गुरुग्राम में ही खुला है। इंडिया में जो है फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो भी गुरुग्राम में ही खुला है। तो ये सारे याद रख लेना, गुरुग्राम से रिलेटेड हैं। आगे देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर खुला है, तो ये दिल्ली में खुला है। इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ये कहाँ पर खुला है, चेन्नई में। एंड चेन्नई में हाल ही में जो है 44th चेस ओलंपियाड भी हुआ है। यहाँ पर आप बता सकते हो मुझे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश रहा है, या फिर गोल्ड किसने जीता है, वो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलेगी या स्टार्ट हो गई है, तो वो कोलकाता में हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। आगे देखो पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है, पूछा जा रहा है पुस्तक के लेखक का नाम, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, यह पुस्तक किसने लिखा है, सही उत्तर है सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक को हम देख लेते हैं। अमर्त्य सेन की पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की है। द इंडिया स्टोरी बिमल जलान की है। प्राइड प्रेजुडाइस पंडितरी, ये जो है शशि थरूर की पुस्तक है। अभी जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो वहाँ पर शशि थरूर जी हार गए हैं। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, पता होना चाहिए। अ लिटिल बुक ऑफ जो है दलाई लामा की पुस्तक है। फियरलेस गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
किरण बेदी की पुस्तक है ये। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल ने ये पुस्तक लिखी है। रतन एंड टाटा की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, सॉरी बायोग्राफी लिखी गई है, वो लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और हाँ देखो, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जाकर आपको सर्च करना है इंडो पाठशाला, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है उस चैनल को, वहाँ पर हम आपको जो है फ्री में पीडीएफ देंगे, ठीक है। किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यहाँ पर बैडमिंटन से रिलेटेड प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि चैंपियन कौन बने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना। क्या नाम है इनका? विक्टर एक्सेल्सन। कहाँ से है ये? डेनमार्क से हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यहाँ पर देखो, विक्टर जो है किस देश से हैं? डेनमार्क से हैं। इनका जो है सेकेंड टाइटल है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इन्होंने किसे हराया? तो कुनलावुट, क्या नाम है यार, विडिस कुछ भी है, तो याद रखते हैं, ठीक है, थाईलैंड से हैं। विमेन सिंगल्स का खिताब यहाँ पर जीता है अकाने यामागुची ने, जो कि जापान की हैं। 2022 की अगर मैं बात करूं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ था जापान के टोक्यो में। एडिशन था 27th। एंड BWF का यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हो आप, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका गठन हुआ 1934 में। हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। एंड मलेशिया की करेंसी क्या है? वो है रिंगित, पता होना चाहिए आपको। प्रेसिडेंट है पॉल रिक होयर लार्सेन, याद रखिएगा। आगे महिला हॉकी एशिया कप 2022 में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर एशिया कप की बात हो रही है एंड विमेंस हॉकी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जीता है जापान ने। इन्होंने फाइनल में हराया था हाँ साउथ कोरिया को हराया था। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सब कुछ। बात करूं मैं वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 की, तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ। 10वां एडिशन था ये। चैंपियन बनी है जापान, यानी गोल्ड जीता है जापान ने। फाइनल में हराया था जापान ने साउथ कोरिया को, तो सिल्वर मिला साउथ कोरिया को। एंड थर्ड प्लेस के लिए जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में मैच हुआ, जहाँ पर इंडिया जीत गई। तो इंडिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है, तो याद रख लेना, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पता होना चाहिए। 2022 विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मैं अगर बात करूं, ये तो एशिया कप है, ये देखो विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप है, ठीक है। 15वां एडिशन था इस बार। कहाँ पर आयोजित हुआ? स्पेन एंड नीदरलैंड्स दोनों ने मिलकर इसे आयोजित किया। चैंपियन नीदरलैंड्स बन गई। 9वां खिताब इन्होंने जीता है। एंड रनअप टीम रही है अर्जेंटीना, पता होना चाहिए आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। आगे इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, वीर बाल दिवस किस धर्म से रिलेटेड है? तो वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो पूछा जा रहा है वीर बाल दिवस का जो संबंध है वो किस रिलीजन से है? तो ये जो है सिख रिलीजन से इसका संबंध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 26 दिसंबर को जो है अब हम हर साल क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस, पता होना चाहिए। एंड पीएम मोदी ने जो है घोषणा की है कि जो गुरु गोविंद सिंह जो है ना, उनके चारों पुत्र जो जिन्हें साहिबजादे कहते थे, उनके साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस घोषित किया गया है, याद रख लीजिएगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे हाल ही में देखो 3-4 नए डेज वहाँ पे अनाउंस किए गए, मतलब इस बार से ही अनाउंस हुए, ये नए हैं सारे। तो यहाँ पे बात करूँ मैं पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे, तो ये हम मनाएंगे 14 अगस्त को। हमारे आज़ादी से एक दिन पहले का दिन है ये, 14 अगस्त। एंड बात करूँ यहाँ पर मैं नेशनल जेवलिन थ्रो डे, तो ये हम मनाएंगे 7 अगस्त को। इस दिन ही यहाँ पर जो है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। नेशनल स्टार्टअप्स डे अब हम मनाएंगे 16 जनवरी को। एंड पराक्रम दिवस, जो कि जयंती होती है सुभाष चंद्र बोस जी की, वो हम मनाएंगे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है? तो यहाँ पर देखो स्टेट एंड स्कीम की बात हो रही है। तो रोजगार मिशन नाम है, किस स्टेट से रिलेटेड है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अच्छा, इसमें इस मिशन का एम क्या है? तो 15 लाख जॉब ये यहाँ पर देने वाले हैं अगले 5 सालों में। छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है, ठीक है। एक कैंपेन चलाया था छत्तीसगढ़ में ही, यहाँ पर आवर डॉटर आवर प्राइड, यानी हमारी बेटी हमारा गर्व कह सकते हो आप। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा ही चलाया गया था। चिराग स्कीम जो है हरियाणा की है, याद रखिए। एग्स एंड मिल्क स्कीम जो है केरल के द्वारा लॉन्च की गई है हाल ही में। काशी यात्रा स्कीम ये जो है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है काशी यात्रा वाला। आगे देखो, हाल ही में स्वीकृत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि क्या है? तो ड्यूरेशन पूछा जा रहा है इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2022 से 2027 तक जो है इसकी ड्यूरेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे अप्रूव्ड किया है इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम को फॉर फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक? 2022 से 2027 तक। ये जो सारे हमारे देश के सारे अडल्ट एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कवर करेगा ये। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट
स्कीम्स है जो लॉन्च हुए हैं पहले, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना की मैं बात करूं तो जून 1 2020 को ये लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की मैं बात करूं तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। स्वच्छ भारत योजना को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। एंड नमामि गंगे जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च कब किया गया था, जून 2014 में। तो आप सभी को याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पर फिर से स्कीम से रिलेटेड ही प्रश्न है, पूछा जा रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी। देखो कुछ जो स्कीम्स होते हैं ना वो पुराने हो जाते हैं, तो जैसे कि 4 साल 5 साल जैसे कंप्लीट कर लेते हैं, एंड ये स्कीम जो सक्सेसफुल रहते हैं तो उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि 2022 में इस स्कीम ने कितने साल कंप्लीट किए अपने, तो इस तरह से जो है पूछे जाते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम की, इसे कब लॉन्च किया गया था, 2015 में किया गया था। 2022 में इसने अपना 7 साल कंप्लीट किया है। एंड इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था कब, 19 फरवरी 2015 में। कहाँ से लॉन्च किया था, तो राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च किया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो पूछा जा रहा है, यहाँ पर इनिशिएटिव है स्पर्श, पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय से रिलेटेड है या फिर किसकी पहल है ये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये पहल है स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म है देखो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पर साथ में रक्षा लगा हुआ है, तो ये जो है फुल फॉर्म है स्पर्श का, ठीक है। किसका इनिशिएटिव है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है। करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है, पता होना चाहिए आपको। साथ ही ऐप याद रखो ये टूरिज्म मिनिस्टर का, सॉरी मिनिस्ट्री का ऐप है ये। एंड करंट में हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, वो है जी किशन रेड्डी। एंड स्वयं इनिशिएटिव को जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। एंड करंट में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, सब पता होना चाहिए आपको। आगे यूक्रेन में रूस के जो सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए फरवरी 2022 में महासभा के आपातकालीन सत्र हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। यह प्रश्न जो है हूबहू बीपीएससी में पूछा गया था, जो 67th एग्जाम हुआ है ना बीपीएससी का, वहां पर। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल्ला शाहिद। तो जो 76th जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, इसके करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है अब्दुल्ला शाहिद। कहाँ से हैं ये, मालदीव से हैं। तो 11th इमरजेंसी स्पेशल सेशन था ये जनरल असेंबली का, जिसे किसने हेड किया, अब्दुल्ला शाहिद ने। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा खबर में रहे, ये पता होना चाहिए। ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था, हमने नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। किस लिए, जो हमारे भारतीय यूक्रेन में रहते थे उनको वापस लाने के लिए यूक्रेन से, याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे यहाँ पर वन लाइनर 4-5 मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला तो है कि जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, पता होना चाहिए। एंड भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो नियमित बजट आकलन है उसमें 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। एंड बात करें यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट ग्राफेन इनोवेशन सेंटर की, तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, केरल में किया गया है। केरल के करंट में सीएम कौन है, पिनराई विजयन। एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा। केरल को जो है यहाँ पर फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है, तो ये भी पता होना चाहिए। एंड ये प्रश्न जो है एग्जाम में आज भी चुका है, किस राज्य को उसका जो है पहला बर्ड एटलस मिला है। अच्छा यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ ओमान में तीन देशों ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज किया, चीरू 2022। तो कौन कौन से 3 देश यहाँ पर शामिल थे, रसिया, चाइना, ईरान, याद रखिएगा। CH से यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है। आई से हो जाएगा ईरान, एंड RU से हो जाएगा रसिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीरू 2022 गल्फ ऑफ ओमान में हुआ इन तीनों देश के बीच में। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, आगे इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही प्रश्न है। ये पूछा क्या जा रहा है कि 2025 का जो महिलाओं का 50 ओवर का जो विश्व कप होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंग्लैंड, तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। इसको मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि ऐसे ही प्रश्न रख दिया है, देखो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पर आपको हम PDF दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।